ऑलरेडी कंटेंट में जो है आपका सारा चैप्टर वाइज आपका दिया हुआ है। यहाँ पे तेज़ी से हम लोग आज कोशिश करेंगे कि 500 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको तेज़ी से करवाऊँगा। देखता हूँ कितना क्वेश्चन मैं करवा पाता हूँ अभी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कितना तक हम लोग जाएंगे। मेरा उद्देश्य होगा कि आप थ्रोली, चूँकि आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ ही रखा है, एनिशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न वर्ल्ड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंटेंट में जा कर के हिस्ट्री वाले टॉपिक में पूरा आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सिस्टमेटिक ढंग से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे से वो टॉपिक नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं सिस्टमेटिक, वो हिस्ट्री मेरा जो भी हमने आपको करवाया है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उसको आप लोग ज़रूर करिएगा। भरोसा रखिए, हमने जो आपको पढ़ाया है क्वेश्चन वही सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। और मैंने एक नया एक बुक हमने आपको बोला था, वो बुक ज़रूर आप लोग लीजिएगा, और हमने वीडियो में दिखाया भी था, एक किरण प्रकाशन का है। हमने देखा है इस बार एसटीटी के क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से लिए गए हैं, वही सब चैप्टर के कंटेंट से उठाया गया है। मैं फिर आपको किसी दिन उसका जो है किरण प्रकाशन का आता है, ठीक है, हिस्ट्री का, तो मैं आपको दिखा दूंगा बुक जब मैं लाइव क्लास लूँगा ऑन कैमरा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस बुक को हो सके तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन वही नोट्स के उसी बुक के जो कंटेंट से लिए गए, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि मैं सभी हिस्ट्री के बुक को एनालिसिस करता हूँ, और हमने एग्ज़ाम से पहले भी आपको बताया भी था किरण प्रकाशन से संबंधित, ठीक है। और ख़ास करके इसमें यूपी पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और बीपीएससी कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस के पैटर्न पे जा रही है और यूपीएससी पे, तो निश्चित रूप से इन सब बुक को वो फॉलो कर रही है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करेंगे 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन का, तेज़ी से कवर होगा। जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अभी आपको रक्षाबंधन का भी ऑफर चल रहा है, मात्र 599 में ही आप जुड़ सकते हैं। सारा टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 के ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिस्ट्री जो भी आपके सिलेबस का है पूरा कंप्लीट है, कहीं कोई तरह का आपको कमी नज़र नहीं आएगा। और बीच बीच में भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। जब वैकेंसी आप फॉर्म डाल लेंगे तो फिर मैं रेगुलर आपका क्लास लेना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तत्काल आपके पास रिकॉर्डेड सेशन होता है, उसको आप लोग देखते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, कह सकते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला था, और इसका खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा। और ये हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है। अभी ये पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने आपको क्लियर कर दिया। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। श्रवणबेलगोला जाकर के हमने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्मावलंबी था, और जब वहाँ पे अकाल आता है मगध के क्षेत्र में तो वो पाश्चाताप के लिए अपने वृद्धावस्था में चंद्रगिरी पर्वत जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है वहाँ जाते हैं और संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते। संलेखना विधि वो विधि होता है जिसमें अन्न जल ग्रहण किए बिना कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था? तो याद रखिएगा कि जैन धर्म से जुड़े हुए थे, और इन्होंने सच्चे जैन मुनि की तरह कहाँ पे जा करके? तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में और आज भी जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पे महावीर स्वामी का जो है मूर्ति भी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध।
तराइन का प्रथम युद्ध आपको पता होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच ही होता है युद्ध। पृथ्वीराज जो था वो पोस्ट का नाम था, उपाधि दिया गया था। जो भी शासक बन रहा था उस गद्दी पे, अजमेर की गद्दी और दिल्ली के क्षेत्र में ये शासन हो रहा था, तो उसको पृथ्वीराज 1, 2, 3 के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गोरी जो 1191 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है, तो उस समय जो पृथ्वीराज होते हैं वो तृतीय होते हैं, जिनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं पृथ्वीराज वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन फिर दोबारा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करने का जो शासक है, जिसने पृथक करके एक स्वतंत्र रूप से शासन किया था, तो मुर्शीद कुली खां। जब दिल्ली सल्तनत पे शक्ति कमज़ोर होती है, मुग़ल बादशाहों की जो कह सकते हैं जो केंद्रीय शक्ति है उसमें कमी आती है औरंगजेब के बाद, तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि प्रांतीय जो शक्ति उभरती है, उसी के तहत जो है बंगाल में भी मुर्शीद कुली खां ने एक अपना अलग से साम्राज्य का कह सकते हैं निर्माण कर लिया था, मुर्शीद कुली खां। तो मुगल साम्राज्य से पृथक साम्राज्य बनाने वाला जो व्यक्ति है वो मुर्शीद कुली खां है। कहाँ पे किया था? तो आपका बंगाल में किया था। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आप लोग जो है इन सब तथ्य को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। 1000 क्वेश्चन मेरा उद्देश्य है आज करवाने का। अब देखते हैं कितना करवाते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? देखिए, विधवा पुनर्विवाह एक होता सती प्रथा से संबंधित कानून कब आया? तो 1829 ईस्वी, ठीक है। लेकिन जब पूछे विधवा पुनर्विवाह, देखिए जब सती प्रथा बंद होगा तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी तो एक सामाजिक समस्या बनेगा, और इसका निदान जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष ने किया, और उन लोगों के मदद से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनता है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद फूट डालो और शासन करो की नीति लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था 1858 के बाद, जब 1857 की क्रांति हुई और उसमें देखा अंग्रेजों ने कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के अंग्रेजों का खिलाफ किए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू समर्थित पार्टियों को समर्थन करना शुरू किया और मुस्लिमों को टारगेट बना करके वहाँ से जो है उनका जो है उनके खिलाफ में यहाँ पे कार्रवाई की, जिससे कि क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी और आगे चल करके फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों की रही, जो कि 1858 ईस्वी के बाद दृष्टिगोचर होता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था वो 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो माना जाता है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से, जो कि इराक ईरान है, उससे उत्तर पश्चिम भारत की ओर खैबर दर्रा के माध्यम से आए थे, और इसका जिक्र बुक-जकोई अभिलेख में भी किया गया है। बुक-जकोई अभिलेख में बहुत सारी नदियों का जिक्र है, देवी देवताओं का जिक्र है, जो अभी भी आपके मध्य एशिया इराक ईरान में आते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि आर्य जो आए वो मध्य एशिया से ही भारत आए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि जो ऋग्वेद में जो देवी देवताओं का वर्णन है वही बुक-जकोई अभिलेख है, उसमें भी जो कि मध्य एशिया का अभिलेख है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है आर्य की अवधि यानी वैदिक सभ्यता में जो है इसकी रचना हुई है। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको पता ही है, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे सेना नायक का नाम है, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम, 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से भारत की ओर आया था। मस्तानी, ये कई बार एक फिल्म भी आया था बाजीराव मस्तानी, आपने देखा होगा, ठीक है, दीपिका पादुकोण जिसमें रहती है। तो इन्हीं के कहानी पे आधारित है। बाजीराव पेशवा
जो कि उस समय पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे मराठा साम्राज्य में। तो मस्तानी उनकी प्रेमिका थी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि नर्तकी थी, जिससे कि बाजीराव पेशवा का जो है लव अफेयर चलता है। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ बैरम खां, यहाँ बैरम खां, हाँ, जो कि अंगरक्षक रहता है अकबर का। ठीक है, बेगम खां लिख दिया गया है, बैरम खां। ठीक है, मैं शब्द नहीं देख पाया, चलिए हाँ बैरम खां, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बैरम कर लेते हैं, बैरम खां। अरे यार एक सेकंड, चलिए बैरम खां कर लीजिएगा और हेमू के बीच में। हाँ, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी शासकों ने इसको जीता था। ठीक है, बख्तियार खिलजी का भी नाम आपने सुना होगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि निजाम के साथ किया गया था। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा गया है? तो पुरंदर दास को कहा गया है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री जो कि फाहियान था वो आया था? तो इसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहते हैं। फाहियान जो था वो किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं? चूँकि स्थापत्य कला में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया। ठीक है, ये सब बनवाने में जो है शाहजहां ने भूमिका निभाई है। तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका कि जन्म पटना में ही होता है, पटना साहिब में। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? देखिए, गंधार शैली गौतम बुद्ध से के मूर्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण शैली है। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, महायान और हीनयान। तो सबसे पहले जानिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। हीनयान गौतम बुद्ध को, हीन मतलब हीन भाव से देखना, यानी उनको भगवान के रूप में नहीं देखता है, उनको एक तपस्वी के रूप में देखता है। किसको? तो गौतम बुद्ध को। और हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जबकि महायान संप्रदाय के लोग जो है गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में देखते हैं और इनकी मूर्ति पूजा करते हैं। और उन्हीं के द्वारा जो है गंधार शैली से मूर्ति का निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। तो महायान संप्रदाय से, जब भी मूर्ति निर्माण से संबंधित बौद्ध धर्म का संप्रदाय होगा तो वो आपका गंधार शैली से संबंधित होगा और महायान संप्रदाय से संबंधित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब है ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाएगा या माना जाता है? तो कल्कि अवतार। अगर आप देखें, देखिए कल्कि अवतार ऐसे हिंदू धर्म में बताया गया है। ठीक है, 10वां अवतार जो है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ मिस्टेक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल्कि नहीं होना चाहिए। ये हिंदू धर्म में है कल्कि का अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार के रूप में माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका दूसरा आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ।
इसका मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर होगा वो गौतम बुद्ध के ही अवतार से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के चैप्टर में मैंने बताया था, मुझे ध्यान से थोड़ा सा उतर रहा है। अगर आप लोग को याद होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो कल की नहीं है बौद्ध धर्म के अनुसार, ये हिंदू धर्म के अनुसार है। ठीक है, तो ये मिस्टेक लग रहा है मुझे इसके ऑप्शन में। चलिए, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो याद रखिएगा पंचमहल। देखिए मैंने क्या किया कि इसमें जो भी 4 ऑप्शन है उसको हटा के डायरेक्ट आंसर को ही हमने क्वेश्चन और आंसर को एक टेबल में आपको दे दिया है, थोड़ा तेज़ी से पढ़ने के लिए। कुतुब मीनार के पास स्थित जो आप लौह स्तंभ देखते होंगे, जो अभी भी जंग जिसमें नहीं लगा है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि अभी भी रसायन विज्ञान को अद्भुत कह सकते हैं कि एक उस समय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आज तक उस लोहा में जंग नहीं लगा है, जो कि उसमें चंद्र नामक शासक का भी चर्चा किया गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल का है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इबादत खाना एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी धर्म के लोग वहाँ जाते थे और अपने अपने विचार को रखते थे। ऐसा काम जो है सहिष्णु शासक मुगल शासक अकबर के द्वारा ही करवाया गया था, तो अकबर याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम कह सकते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा कर्नाटक, जिसको कि हम मैसूर भी कहते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का स्वरूप बनाया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वहाँ पर, इसलिए। ठीक है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात सौराष्ट्र में पड़ता है, तो उसको सुल्तान महमूद गजनी भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? जो भी ऑप्शन होगा उसमें से अजंता की गुफा है। चूँकि हमने पहले ही आपको बताया कि हमने 4 ऑप्शन हटा दिए हैं, केवल क्वेश्चन और आपके ऑप्शन को दिया है तेजी में आपको देखने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो एक सिंह वाले देवता थे पशुपतिनाथ, या मातृ देवी शक्ति की पूजा ये लोग किया करते थे, तो ऑप्शन में पशुपति होगा, जो कि आगे चल करके शिव का रूप लेता है। त्रिपिटक जो अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक है, किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में होती है। ठीक है, उसके बाद है मुगल साम्राज्य। पानीपत का प्रथम हमने बताया था 1526, द्वितीय 1556। बैरम खां और हेमू, जो बैरम खां किसका अंगरक्षक रहता है? तो अकबर का। भजसा से भी याद रखिएगा, BHAJSHA, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर। ठीक है, हुमायूं का सेना नायक रहता है बैरम खां। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का देखिए, और प्लासी के युद्ध ने ही अंग्रेजों को भारत में कह सकते हैं कि घुसपैठ करने की भूमिका निभाई। अंग्रेज जो भारत में शासन करने लगे वो प्लासी के युद्ध के बाद ही उन्होंने किया है। तो 23 जून 1757, फिर आगे चल करके बक्सर का युद्ध होगा 1764 ईस्वी में। यहाँ पे 1763 लिख दिया गया, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा जो होता था वो मुख्यमंत्री, या हम इसको प्रधानमंत्री के रूप में भी लिख सकते हैं। जो प्रधानमंत्री होते थे वही पेशवा कहलाते थे, या मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। वेना सम्मेलन ऑस्ट्रिया वेना में जो हुआ वो 1815 ईस्वी में हुआ। किस देश को यूरोप का मरीज कहा गया है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है।
जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। और इधर भारत में औरंगजेब की भी कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है। बोल्शेविक क्रांति, ये विश्व इतिहास के क्वेश्चन है। 1917 रूस की क्रांति है। नई आर्थिक नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दिया गया, लेनिन के द्वारा दिया गया, चूंकि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व इतिहास के। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन। ये सब रूस की क्रांति से संबंधित है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया, VVI भी है। कई लोग बोल रहे थे सर आपके जो कैप्सूल था उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो निश्चित रूप से वो यही कैप्सूल पढ़ के गए थे जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की का देन है। अब देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था 1835 ईस्वी में। मैकाले के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ये सब बहुत अच्छे से हमने ब्रिटिश भारत जो है उसमें किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ है वो चैप्टर में हमने आपको अच्छे से बताया, मैकाले का वुड डिस्पैच के बारे में। और निश्चित रूप से वहाँ सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और ये सब क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में आते रहेंगे। ठीक है। राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में, ये उर्दू से भी संबंधित हैं। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये संस्कृत शिक्षा से इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से ये है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो याद रखिएगा जनरल डायर उत्तरदायी था, जिसने कि जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर करके गोलियों की बौछार करा दी थी। हजारों लोग उसमें मारे गए थे। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उसके और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। सती प्रथा पे कौन प्रतिबंध लगाया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। किस वर्ष में म्यांमार जो कि बर्मा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था। मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस कैप्सूल जो कि हमने आपको दिया था PDF, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। किस वर्ष में म्यांमार, ये क्वेश्चन बर्मा वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में BPSC TRE के एग्जाम में। तो ये 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित किस वर्ष किया था? तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 ईस्वी में। और ये प्रतिसहित क्या शब्द है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में हुआ था, फिर 1911 ईस्वी में उसको रद्द कर दिया गया था। अब ये प्रतिसहित क्या लिखा हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी सब, चूँकि हमने भी ये क्वेश्चन जो जहाँ से किया है वहाँ पे हो सकता है ये मिस्टेक होगा, या दोनों रद्द कब कर दिया गया तो वो तब 1911 होगा। ठीक है। अब पता नहीं ये क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो वो हम अभी आपको स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आंसर मैं आपको फिर बताऊंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 ईस्वी में अप्रैल में हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे, जो कि मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा लेने पर जोर दिया और आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। ठीक है। आधुनिक शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद जो कि मुस्लिम लोग के लिए एक कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी इन्होंने ही स्थापना किया था। सर सैयद अहमद बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड आपको पता होगा 1922 ईस्वी में, जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और सहयोग आंदोलन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर के पास, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस वालों को जो है आंदोलनकारियों ने स्टेशन में कुर्सी में बांध करके आग लगा दिया था। यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंसात्मक गतिविधि हुई थी। ठीक है। तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होता है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो 1914 में आपको पता होगा एनी बेसेंट के माध्यम से और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से 1918 के आसपास होम रूल लिंक की स्थापना हुई थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा जो कि सबसे पुराना है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शक्ति में विश्वास करते थे? किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, चूँकि यह समाज मातृसत्तात्मक समाज है।
आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ कुल का होना आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, सबसे पहले जो फसल खोजा गया था वो जौ था। और आपको बता दें कि तंबाकू जो है पुर्तगीज ने लाया था, पुर्तगालियों ने लाया था, ये बहुत बाद की घटना है। तो तंबाकू के बारे में निश्चित रूप से उस समय वैदिक सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। सत्तरवीं बीपीएससी के लिए परेशान नहीं होना है। अभी जो भी पढ़ा है वो पढ़ते रहिए। 17वीं बीपीएससी का अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी 2-3 महीना आपको टाइम मिलेगा। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नहीं है, अभी आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तत्काल जो भी है वो आप देखते रहिए। ठीक है, मेरा प्रयास होगा कि चूँकि देखिए प्री तो आपका यही सब है, मेंस के लिए आपको अलग से तैयारी करना होता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अभी प्री का तैयारी आप लोग करते रहिए, ये सब ही क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाएंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक शल्व सूत्र जो है वो वैदिक गणित के अंतर्गत ही है। शल्व सूत्र किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीनतम वेद भी ऋग्वेद है, जिसमें 1028 श्लोक हैं या सूक्तियाँ हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगर पशुपालन नहीं दिया, कृषि दे दिया तो कृषि ही लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों था। प्रथम पशुपालन था, लेकिन शुरुआती दौर में पशुपालन रहता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, फिर आगे चल करके सीधे वैदिक सभ्यता में पूछे तो आगे चल करके कृषि भी हो जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद, जो कि सारेगामा पाधानी जो 7 स्वर है वो सामवेद से ही आया है। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को कहा जाता है। ठीक है, विधि निर्माता यानी कानून बनाने वाले। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख धन क्या है? गोधन, यानी गौ जिसके पास जितना होगा वो, मतलब गाय जिसके पास जितना होगा वो उतना धनी माना जाता था ऋग्वेद में। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 18। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें गौतम बुद्ध या कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार की भी चर्चा की गई है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो शुरुआती दौर में ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो यज्ञ और प्रकृति के माध्यम से जो प्रकृति की पूजा यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो प्रकृति याद रखिएगा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें प्रकृति पूजा की ही शुरुआत थी। किस देवता के लिए ऋग में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर युद्ध के देवता इंद्र थे, किला को तोड़ने वाले। पुरंदर शब्द आया किले को तोड़ने के लिए, और यहाँ पे जो है युद्ध के देवता इंद्र को माना गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए ही किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। शल्व सूत्र जो गणित का है वैदिक सभ्यता का, वो ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय जो है ऋग्वेद से के संस्कृत के श्लोक से लिए गए हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ये गलत है। ठीक है, चलिए, 1/4 होता है। प्राचीन भारत में या 1/6 भाग होना चाहिए था। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क किसके लिए प्रयोग किया गया? इसको भी स्टार लगा लेते हैं। निष्क सोने के आभूषण, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। निष्क किसको कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को, सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया, पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उपनिषद जो है फिलॉसफी से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है शुरुआती दौर में वो सिंधु नदी का वर्णन है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। कर्म का सिद्धांत, कर्म का फल, कर्म से संबंधित जो ग्रंथ है वो मीमांसा है, याद रखिएगा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? तो वैदिक युग में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। कौन सा वेद जो है गद और पद दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दिया जाता है, और इसको
चजुवर्षति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24 अध्याय थे। चजुवर्षति सहस्त्र संहिता और जय संहिता जो कहा जाता है वो आपका किसको कहा जाता है? जय संहिता तो महाभारत को कहा जाता है। ये सब हमने आपको बता रखा है, लेकिन आ जाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि ऋग्वेद के में है, संबंधित है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो कपास की खेती की शुरुआत हड़प्पावासी ने किया था, जिसके बीज को इंडस कहा जाता था, और इंडस से ही इंडिया बना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिंधु से ही हिंदू बना है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे कह सकते हैं गोदीवारा, या कह सकते हैं जो कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, और ये भारत में स्थित है, गुजरात में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ जो है, पाली में ही गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते थे, और वहाँ पे गांव के मुखिया को ग्राम भोजक शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समय जो महावीर स्वामी हुए वो भी पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद या महानंदनी भी लिखा रह सकता है। सिकंदर ने कब भारत पे आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है यूनान का जो था वो शासक आया था और भारत पर, जिसका कि वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट आपको पता होगा घनानंद था, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, चाणक्य ने मदद किया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली जो लिच्छवी वहाँ के लोगों को कहा जाता है, लिच्छवियों के द्वारा यह वैशाली में जो है प्रथम विश्व का लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था उसका नाम था डेरियस। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, ये तीनों पीटक मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के भागलपुर में है, याद रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ठीक है, तो जात्रिक कुल में इनका, ज्ञात्रिक कुल होना चाहिए, ज्ञात्रिक, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए, अगर तक्षशिला ऑप्शन रहे तो हम लोग को तक्षशिला बोलना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे ट्रेनिंग पढ़ाई किया था, और कहा जाता है चाणक्य भी वहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे कभी, जो कि गांधार अब पाकिस्तान में है तक्षशिला। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में है, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं हो तो नालंदा को भी आप दे सकते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली, जमाता जमाली, जमाता दामाद को कहा जाता, जमाली इनका नाम है, और ये इनके दामाद भी थे महावीर स्वामी के, और साथ साथ ये इनके प्रथम शिष्य भी हुए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा मखली गोसाल, जो कि उस समय जैन धर्म की जब स्थापना होती है तो उस समय आजीवक संप्रदाय भी चल रहा था, और बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को ही मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, याद रखिएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की, जो कि गणितज्ञ हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, वो जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से नहीं था। विदेशी यात्रा में जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से कौन सबसे पहले आया था? तो मेगास्थनी, चूंकि इसने इंडिका भी लिखा और ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आ गया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? चूंकि अशोक की तरह ही दान धर्म करता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था, तो यह हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना गया है। हर्षवर्धन की जो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयागराज में, आज भी होता है 4 वर्षों पे कुंभ। इसकी शुरुआत हर्षवर्धन के समय से हुई है। मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो हून जाति से है। बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन। ठीक है। बाल विवाह की प्रथा किस काल से प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में ही स्टार्ट हो गया। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो याद रखिएगा
गुप्त काल में, ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज, चूंकि यह बीना भी बजाता था और कविता भी लिखता था, तो समुद्रगुप्त, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी कला, संस्कृति, साहित्य सब के लिए है। ऐसे ऑप्शन जो भी होगा उसके हिसाब से कला एवं साहित्य होगा। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो याद रखिएगा, चेर जो दक्षिण भारतीय साम्राज्य था उसका ये मुजरिस प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त वंश का संस्थापक याद रखिएगा श्रीगुप्त था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा, गुप्त वंश में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि जो है वो दाईं से बाईं, हम लोग कैसे लिखते हैं? बायां से दाएं, ऐसे लिखते हैं, जैसे राम लिखे तो ऐसे लिखे, ABCD लिखते हैं तो बाएं से दाएं जाता है, लेकिन खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी इधर से इधर की, ठीक है। तो प्राचीन भारत, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी, तो वह लिपि था खरोष्टी लिपि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में, और गुफा शैल चित्र पत्थरों पे जो नक्काशी चित्रकारी किया गया उसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो याद रखिएगा मनीग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, प्रयोग किया गया था, वो चावल का प्रयोग किया गया था। ब्रीही शब्द भी इसी के लिए प्रयोग किया गया है। गुर्जरों का शासक ने पराजित किया था, तो किस शासक ने गुर्जरों को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो कपिल वस्तु में किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो कि अपने 5 शिष्य को उन्होंने दिया है सारनाथ में, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? जो कि गया जिला है, लेकिन बौद्ध गया इसको बोलते हैं हम लोग। भागवत संप्रदाय का विकास में किसका योगदान है? तो भागवत संप्रदाय, जैसे आपका कनिष्क वगैरह आता है, तो उस समय में भागवत संप्रदाय गुप्त वंश के बाद जो स्थापना होती है, तो हिंद यूनानी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो वो शाक्य कुल, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। शाक्य मुनि के रूप में भी जाने जाते हैं महात्मा बुद्ध। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से मौर्य होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसको पन्न कहा जाता था, करसापन्न भी कई जगह लिखा रहता है, चांदी का सिक्का हुआ करता था ये। उसके बाद मौर्य काल में सबसे शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। श्रीनगर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसकी स्थापना किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा वसुदेव। वसुदेव जो है, वासुदेव या वसुदेव लिखा रहेगा, वो कण्व वंश का संस्थापक था। पुरुषपुर, जिसको कि वर्तमान में अभी क्या कहा जाता है? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। चरक किसके राज के चिकित्सक थे? तो याद रखिएगा चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर मुद्रा जो है वो किसने चलाई है? तो इंडो बैक्टीरियन। इसी के तहत जैसे आपका कुजुल कडफिसेस वगैरह है, कनिष्क जिस वंश का है, ठीक है। चलिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी जो पर्दा है उसकी शुरुआत किसने किया था? यूनानियों ने किया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन, ये चरक जो थे एक चिकित्सक थे, वहीं नागार्जुन एक रसायन विशेषज्ञ थे। ये कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा चलाई? तो कुषाणों ने बड़े पैमाने पे, जो कुषाण शासकों ने यहाँ पे विम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस इन लोगों ने चलवाया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग की स्थापना या उसको जीतने वाले, जो कि चीन से मध्य एशिया तक जाता था, तो कनिष्क के द्वारा उस पर शासन किया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज स्थापित किया था? तो कण्व वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? उनका नाम था पेन चाओ।
ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो याद रखिएगा कुषाणों ने, जिसका कनिष्क भी शासक है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम्ब वंश, जो भी वंश होगा जिसे उसमें पांड्य होगा, चेर होगा, ये इन सब का है, कदम्ब का नहीं है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुनों को पराजित करने वाला गुप्त वंश का सबसे महान शासक स्कंद गुप्त था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे लोकप्रिय देवता गुप्त काल में विष्णु ही थे, और विष्णु खास करके विष्णु की पूजा यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही थी, भगवान विष्णु की, ठीक है। और इसी समय आपका जो शेषनाग के सैया पे जो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं वो गुप्त काल की चित्रकारी है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जो कि उसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था और जीरो की खोज की थी? तो आर्यभट्ट। दिलवारा का जो प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में है वो अबू पर्वत पे है, ठीक है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक या चंदेल राजपूतों ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी ययाति केसरी ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। ये सब बंगाल के शासक हैं। पाल वंश के शासक स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। अजय पाल संस्थापक थे, कहाँ पे के? तो अजमेर के। किसने सोमपुर, जो कि पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश में है शायद, ठीक है, तो इसकी स्थापना किया था सोमपुर महाबिहार का, वो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला को भी शिक्षा के केंद्र के रूप में जो बिहार के भागलपुर में है, धर्मपाल ने ही स्थापित किया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी, याद रखिएगा। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पल्लवों की राजधानी, ये गलत है, ठीक है। चोल युग के लिए प्रसिद्ध था ग्रामीण सभा, जो कि अपनी ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए चोल जाने जाते थे, स्थानीय स्वशासन के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। मुझे लगता है कि इसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे गए थे। रदम्मा जो है किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो काकातेई वंश की थी, जो कि दक्षिण भारत का है। किसने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की, इक्तेदार बनाया? तो इल्तुतमिश। चालीसा की भी स्थापना इसी ने किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे, जिसने कृष्णदेव राय का बड़ाई भी किया है अपने किताब में, बाबरनामा। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। पुरुषों के लिए बैडमिंटन प्रयोग थॉमस कप। चलिए ये आपका कुछ अलग घुस गया क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। गज सिकंदरी, ठीक है, जो कि नापने का, भूमि नापने का एक पैमाना था, वो भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही दिया गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी रहता है, जो कि बाबर के द्वारा हार जाता है युद्ध में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ये सब आपको विजयनगर साम्राज्य, हम्पी साम्राज्य में हमने आपको अच्छे से बता रखा है। किस देवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ इनके बेहतर संबंध थे। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी रहता है, जिसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। रजिया बेगम को पदच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्की का हाथ था। किसने भूमि मापने का गज सिकंदरी, अभी तुरंत बताया, सिकंदर लोदी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो गयासुद्दीन तुगलक का। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक आता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तैमूर के आगमन के समय भारत में जो वंश था वो था सैयद वंश। गुल खिले तो सूंघ लो, हमने बताया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी शशवणी वंश का था। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर को अभिशाप कहता था? चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिला में है? तो बेल्लारी जिला में है।
उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। उसके बाद है इनकलाब का नारा किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने दिया है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सर्वप्रथम मुक्ति दिवस 1939 में मुस्लिम लीग ने मनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा का निर्धारण है किसने किया है? तो सर रेडक्लिफ ने किया था। सिरिल रेडक्लिफ उनका पूरा नाम है। किस वर्ष उड़ीसा को पृथक किया गया था बिहार से? तो 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। सेटलर आयोग जो है वो आपका शिक्षा से संबंधित आयोग है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप, यानी बिना दिखाए आप कोई भी प्रेस में कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते हैं कोई भी, तो वेलेजली के द्वारा ये प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था, वेलेजली के द्वारा। ठीक है। हंटर कमीशन मेन रूप से किस पे जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? तो ये फेमस पंक्ति है लाला लाजपत राय की। 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता होता है हरिजन और गांधी जी के बीच में, भारतीय दलित वर्ग के साथ होता है। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे में आयोजित किया था? तो ये प्रसिद्ध जो घटना है, क्रांतिकारी रहते हैं बंगाल के सूर्यसेन। ठीक है। चिटगांव जो शस्त्रागार है वहाँ पे शस्त्रों को लूटा जाता है सूर्यसेन के द्वारा। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे बिहार में, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो कैबिनेट जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया उसकी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मुझे लगता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन तो आपको दिखाई देगा ये सब क्वेश्चन। सोम प्रकाश किसकी रचना है? समाचार पत्र है, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो सरदार पटेल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? ये रद्द वाला क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो लॉर्ड रिपन ने किया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित था? तो शक संवत पे आधारित था। भूदान आंदोलन की शुरुआत, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, विनोबा भावे ने किया था। लाख बख्श जो कि लाखों का दान दिया करता था, वो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, क्योंकि गुल खिले तो सूंघ लो, खिलजी के बाद जो तुगलक आता है तो उसमें तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक रहता है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो कल्लर ने किया था। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? और एक इतिहासकार थे बहुत, अल बरूनी के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। महमूद गजनबी के साथ वो भारत आया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण का काम किसने किया था? सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण तो अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धि है। ठीक है। राज संबंधों में उलेमा के दखल, उलेमा जो एक प्रशासनिक वर्ग हुआ करता था, विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा वर्ग का विरोध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर जातियों के बीच हुआ। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया था। अमीर खुसरो ने किस बोली की शुरुआत की जो आगे चल करके हिंदी में कन्वर्ट होता है? तो खरी बोली। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से आया था? तो तुर्की से आया था। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? और इसको अमीर खुसरो ने ही बनाया था, सितार। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कबीर के गुरु, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, रामानंद थे। कबीर का जन्म मगहर में हुआ था, याद रखिएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर, जो कि चित्रकला को भी प्रश्रय देता था, अकबर का पुत्र है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद जो कि ईश्वर को दो रूप में मानता है, अद्वैतवाद यानी एक मानता ईश्वर एक है, इसके प्रतिपादक शंकराचार्य थे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का प्रयोग किया? जो कि बंगाल से संबंधित हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति में ये लीन थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी उपाधि थी? तो कैसरे हिंद।
भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। मैडम भीखाजी कामा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा विनोबा भावे। वहीं दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था और कब? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास ने किया था, सीआर दास शॉर्ट में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा आगा खां। अबना भारत जो है वो बीडी सावरकर से संबंधित है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। सूरत फूट जो 1907 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता किसके हाथ में आई थी? तो नरम दल के हाथ में आई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, यह कथन अरविंद घोष का है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। भारत में जो आंदोलन हुआ है, जो वंदे मातरम जिसके गीत हैं, वो किस आंदोलन के दौरान गाए गए? स्वदेशी आंदोलन। और आनंद मठ से ये वंदे मातरम गीत लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अंग्रेज अधिकारी ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। लाल बाल पाल जो कि एक गरम दल के नेता हैं, तो उसमें से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक ही व्यक्ति बने थे, वो थे लाला लाजपत राय। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है, पतन नगर यानी बंदरगाह वाला, वो लोथल है जो कि गुजरात में है। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि के शासन किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा जहांगीर। किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है और संगमरमर से ही निर्माण किया गया था ताजमहल का? याद रखिएगा शाहजहां। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा जो कि जमीन पट्टे पे दी जाती थी एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? अपने जो भी सिपाही होते थे उसको पट्टे पे भी ये जमीन दिया करता था, शेरशाह सूरी। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़। महाराणा प्रताप जिससे जुड़े हुए थे, उन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में के बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बाबुल का मक्का किसको कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की ही याद में अकबर ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो देखिए यहाँ पे बैरम खां भी रह सकता है या अकबर और हेमू भी रह सकता है, क्योंकि अकबर उस समय मात्र 14 वर्ष का ही बालक था। दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था। मुगल प्रशासन की व्यवस्था मनसबदारी की भी शुरुआत एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जो अभी लेवल होता है ना, लेवल 1 2 3, उसी प्रकार से जितना बड़ा मनसबदार होता था वो उतना बड़ा अधिकारी माना जाता था, उसकी उतनी सैलरी होती थी। अकबर के समय की है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। मुगल काल की राजभाषा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल की जो राजभाषा है वो फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो याद रखिएगा फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। ठीक है, उसके बाद है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, जो कि विरोध करता था सती प्रथा का? तो अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो आपको पता होगा 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीतता है। तो 1526 ईस्वी में ही मुगल भारत में आए। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल, जो कि अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं।
हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसको कि क्या कहा जाता है? तो उसको रज्मनामा कहा जाता है। महाभारत का ही फारसी भाषा में ये रज्मनामा क्या है? अनुवाद है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोडरमल भू राजस्व का नियंत्रण करता था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, उसको क्या कहा गया है? तो इबादत खाना, जिसमें सभी धर्म के विद्वान जाते थे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो शासक शाहजहां था, जिसने आगरा से दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थानांतरित की थी। अकबर के युवावस्था में संरक्षक कौन था? बैरम खां था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी। जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बाबर, बाग बगीचे, फूल पत्ती पक्षी, ये सब से उन्होंने अपने बाबरनामा में भी जिक्र किया है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए, ये बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी आप लोग सुनते हैं, तो बीरबल उसका वास्तविक नाम नहीं रहता। बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। ठीक है। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये भी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। किसको जिंदा पीर या आलमगीर कहा गया है? तो औरंगजेब को, याद रखिएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीतता है। फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहे थे? तो अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? पद्मावत आपने सुना होगा। ठीक है। तो पद्मावत की रचना शेर शाह के समय में हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की कहानी है। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह सूरी ने। कन्नौज का युद्ध एक बार पूछते रहता है, तो 1540 ईस्वी में हुआ था और चौसा 1539 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किस शासक ने 2 बार राज्याभिषेक शासन किया था? तो हुमायूं ने। एक तो 1540 में तो भाग जाता है, उससे पहले इसका होता है, ठीक है, राज्याभिषेक। फिर दोबारा आता है 1555 में, तो इसका होता है। ठीक है। तो 2 बार होता है। भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर किसके समकालीन था? तो जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से अकबर रानी दुर्गावती के समकालीन थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो देखिए, शाहजहां, एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है जिसको औरंगजेब ने बनवाया था, और एक जो है मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है, उसका निर्माण जो है शाहजहां ने किया था, आगरा वाला, याद रखिएगा, दिल्ली वाला औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर, जो कि हिंदुओं पे लगने वाला कर था, दोबारा स्टार्ट किया था? तो औरंगजेब। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? ठीक है। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि? तो शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसने शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब के समय में। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? जो कि जहांगीर के समय, अकबर जहांगीर के समकालीन अब्दुल समद एक बहुत बड़े चित्रकार हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो कंधार को लेकर के ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में युद्ध हुआ करता था। पटना का प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने। ये सब मुगल काल की घटना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये तो आपको पता होगा, शाहजहां ने। और आगरा में ताजमहल का भी। मुगल सम्राट अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ऑप्शन के हिसाब से दशवंत थे। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है, किसने मुगल काल के ऐतिहासिक? तो गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा में लिखा है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर, याद रखिएगा, सबसे बड़ा चित्रकार था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी? अब देखिए,
कहिएगा तो सबसे ज़्यादा विरोधी यहाँ पे जजिया कर लगाने वाला और कट्टर इस्लाम को मानने वाला भी व्यक्ति औरंगजेब था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी औरंगजेब के समय में ही था। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो बाबर की। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। मुगल प्रशासन में जो जिले, ये भी क्वेश्चन पूछा था, जिले को सरकार कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था? तो सरकार कहा जाता था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ग्वालियर, मुझे लगता है 9th-10th के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से थे, यही नोट्स कह सकते हैं या इसी पीडीएफ के थे। आप मिला लीजिएगा, देखिएगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाइएगा। तो मुझे लगता है आप बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा। 40 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कम से कम 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ से मिल जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? अभी चर्चा किया था हमने, औरंगजेब को कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, पारसियों से लिया, और ये बलबन के समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नवरोज। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की? बिलग्राम के युद्ध के बाद। धम्मरथ का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो दारा शिकोह और औरंगजेब का, जिसमें औरंगजेब जीतता है। पिट्रा द्योरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पत्थरों पे नक्काशी से संबंधित है, जहांगीर से के काल से शुरुआत हुआ। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो औरंगजेब के समय। किस चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था? किसने? चिश्ती सिलसिला, जो कि सूफी संतों का एक सिलसिला है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे प्रसिद्ध यही है चिश्ती सिलसिला। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सिलसिला मतलब होता है करी, यानी ईश्वर से जोड़ने वाला करी। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन का किसको कहा जाता है? तो जो सूफी आंदोलन हुए हैं उसको इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन कहा जाता है। सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। ये जो है नक्शा के माध्यम से कलर करके जो है ये लोग अपना ईश्वर भक्ति करते थे संगीत नहीं गाते थे ये लोग, तो नक्शबंदी हैं ये। सूफिया कलाम जी एक प्रकार की भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता है कहाँ की? तो सूफिया कलाम जो है कश्मीर में गाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, याद रखिएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण दिया गया? तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में। बौद्ध की पिटक की जो रचना हुई है वो किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो चूंकि नेपाल में ही अशोक ने अपनी पुत्री का शादी भी किया था, तो वहाँ ये जाते थे, तो अशोक याद रखिएगा। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक याद रखिएगा बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद है इसमें जो है गौतम बुद्ध के 500 कहानियां हैं पूर्व जन्म से संबंधित। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जब घर से निकलते महाभिनिष्क्रमण भी इसको कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा रुक के चल रहा है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे स्वामी, वो 24वें तीर्थंकर थे। 23वां पार्श्वनाथ थे, पहला आपको पता होगा, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहते थे? तो देवदत्त, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल ज्ञान, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बहुसंगति राजगिरी में हुआ था? कब? तो 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको कई बार हमने पढ़ाया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवंतों ने। स्यादवाद क्या चीज, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये सब अच्छे से बताया हुआ है स्यादवाद। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल के तराई में हुआ था। बौद्ध धर्म का कौन सा शिक्षा का केंद्र है? तो विक्रमशिला। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है? नालंदा विहार। बिहार पूछे तो नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से मिलिंद। ठीक है, मिलिंद पान्हो याद रखिएगा। मिलिंद पान्हो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच का वार्तालाप है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते? पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसके समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? तो कनिष्क के समय में, हीनयान और महायान। ठीक है, योगाचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। वह शासक जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो वो था सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उसका नाम था करुवाकी। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जिसको कि महावीर स्वामी का जो मूर्ति है बाहुबली, उसको वहाँ पे किया जाता है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके कोड सिद्धांत और दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये तो आपको पता ही होगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो कलिंग विजय के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसको कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है? तो सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने किया था। सांची जो है किस कला, मूर्ति कला को निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक। जो भी ऑप्शन होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उसका नाम था कुणाल। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंश का। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15। ये क्वेश्चन याद कीजिए, आपके एग्जाम में पूछा था। ठीक है, कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन को व्यवहार में लाने का काम जो है ग्रीक ने किया है, यूनानी जिसको बोल सकते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किया गया है? तो मथुरा संग्रहालय। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार एक ग्रंथ है, उसमें चर्चा किया गया है। गुप्त किसके सामंत हुआ करते थे? तो गुप्त जो होते हैं चंद्रगुप्त, वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो याद रखिएगा बम्बई में, वालिया टैंक मुंबई। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया? ये भी क्वेश्चन पूछा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लगभग 1904-05 की घटना है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 ईस्वी में हुई है, उसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में भी रहता है लिखा हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे।
भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कई बार हमने बोला है। सांप्रदायिक पंचांग जिसको कहा जाता है 1909 में आया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लाल बाल पाल, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन जाते हैं? वो थे अरविंदो घोष। किस ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी? 1917 की आसपास की घटना है। एनी बेसेंट, ठीक है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय को दिया गया है। और बिहार केसरी का खिताब सर्वप्रथम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दिया गया था, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? घोषणा 11 में हुई, लेकिन अलग 1912 में हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष बने थे। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? वो था सुरेंद्र नाथ। वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं आज लूँगा। 400 क्वेश्चन हमने आपको वन लाइनर किया और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 40 में 20 से 25 क्वेश्चन अभी तक में मिल गए होंगे, जबकि मैं आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो मुझे लगता है अगर ये जो हमने कैप्सूल दिया था आपको एग्जाम के टाइम पे जो लोग देख के गए होंगे तो निश्चित रूप से 20-25 क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है जो कि यहाँ से आए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मुझे लगता है इतना ही। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं मात्र 599 में कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, मैथ, रीजनिंग जो भी आपके सिलेबस में है। टीआरई के एग्ज़ाम या हिस्ट्री का अभी बेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए भी हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अभी मात्र 599 में आपको दिया जा रहा है। तो जो लोग आगे चल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो पेपर 1 जो होगा उसका 50 क्वेश्चन वाला पार्ट जो होगा उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा हमारा कोर्स, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।